लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैपिटल बजटिंग डिसीजन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, वो क्या चीज़ होती है और वो एक कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंसिंग डिसीजन की फाइनेंसिंग डिसीजन क्या चीज़ होती है, एक कंपनी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे फाइनेंसिंग डिसीजन डिपेंड करता है। सबसे पहले समझते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन का मीनिंग क्या होता है। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है कि एक कंपनी किस तरीके से पैसा जो उसे चाहिए उसे रेज करेगी, यानी कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर द रिक्वायर्ड फाइनेंस वुड बी अरेंज्ड बाय द कंपनी। तो वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से रास्ते हैं जिनके थ्रू कंपनी को जो पैसा चाहिए वो पैसा कंपनी रेज करेगी, वो पैसा कंपनी अरेंज करेगी। तो एक कंपनी के सामने बहुत तरह के ऑप्शंस होते हैं जहां से वो पैसा रेज कर सकती है, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन एक्सेट्रा। अब कंपनी को क्या डिसाइड करना होता है, या जो कंपनी का फाइनेंस मैनेजर होता है उसे क्या डिसाइड करना पड़ता है कि भाई इनमें से कौन से तरीके से मैं पैसा उठाऊं, कितना पैसा उठाऊं। तो वो जो फैसला होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी के लिए। तो बेसिकली जितने भी तरीके हैं जहां से पैसा कंपनी उठा सकती है उसको हम दो पार्ट्स में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं ऑनर फंड, एक को बोलते हैं बोरोड फंड। शेयर कैपिटल यानी कि शेयर से पैसा रेज करना, एंड रिटेन्ड अर्निंग्स यानी कि जो प्रॉफिट का हिस्सा मैंने अपने पास बचा रखा है। तो शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग, इसको बोलते हैं ऑनर्स फंड। उसके अलावा डिबेंचर हो गए, लोन हो गए, बॉन्ड हो गए, ये सब आपके कहलाते हैं बोरोड फंड। तो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना पैसा ऑनर फंड के थ्रू आना चाहिए, कितना पैसा बोरोड फंड के थ्रू आना चाहिए, क्योंकि अगर इस फैसले में गलती हो जाती है तो कंपनी को बहुत तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और जैसे हम कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही बिल्कुल ऑनर फंड और बोरोड फंड दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। तो एक फाइनेंस मैनेजर को यह समझना पड़ता है कि इन दोनों का मिक्सचर, यानी कि थोड़ा सा पैसा ऑनर फंड से, थोड़ा सा पैसा बोरोड फंड से, किस तरीके से इनका मिक्सचर बनाया जाए ताकि कंपनी को पैसा रेज करके फायदा हो। तो बहुत सारी बातें फाइनेंस मैनेजर को ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब वो फाइनेंसिंग डिसीजन लेगा। अब वो करते हैं फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें सबसे पहला फैक्टर आता है कॉस्ट। जब आप पैसा, चाहे आप बोरोड फंड से रेज करो चाहे आप ऑनर फंड से रेज करो, आपको कॉस्टिंग लगती है। तो जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो ये देखेगा भाई कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से मैं पैसा रेज करना चाहता हूं, और उन सब की कॉस्ट कंपेयर करेगा कि कहां से पैसा मैं रेज करूं, उसमें कितनी कॉस्टिंग आएगी। तो वो तरीका चूज करेगा जहां से उसकी कॉस्टिंग सबसे कम आएगी। ये पहला मेथड हो गया। जैसे इसमें एक चीज समझा देता हूं मैं आपको। ऑनर फंड को हम बोलते हैं जैसे कि शेयर्स, बोरोड फंड के लिए मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा लोन। तो समझ जाना आप, जब मैं लोन बोल रहा हूं इसका मतलब है मैं बोरोड फंड की बात कर रहा हूं। जब मैं शेयर्स बोल रहा हूं तो मैं आपसे ऑनर्स फंड की बात कर रहा हूं। तो कॉस्ट वाले पॉइंट के अंदर कंपनी चाहे देखिए शेयर इशू करे चाहे लोन ले, दोनों में खर्चा लगता है। तो कंपनी कंपैरिजन करेगी कि भाई कहां पर कॉस्टिंग मेरी कम आ रही है और वो उस सोर्स को चूज कर लेगी, वहां से पैसा वो उठा लेगी। दूसरा पॉइंट है रिस्क। जब आप पैसा उधार पर लेते हो तो आपका रिस्क ज्यादा होता है। रिस्क ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि एक तो उसमें कॉस्टिंग ज्यादा लग सकती है। रिस्क इसलिए भी है क्योंकि जब आप उधार पे पैसा उठाओगे तो आपको वहां पर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। क्या पता फ्यूचर में जाकर आपके पास इंटरेस्ट भरने का पैसा ना हो, और वो जो इंटरेस्ट भरना होता है, वो जो किस्त देनी होती है उस लोन की, वो होती है कंपल्सरी देनी। इसलिए बोरोड फंड के साथ बहुत ज्यादा रिस्क होता है, जबकि ऑनर फंड के साथ इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता। तो ये फैक्टर भी एक फाइनेंस मैनेजर को, एक कंपनी को ध्यान में रखना पड़ता है। तीसरी चीज है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब है कि भाई आज कंपनी के पास क्या रेगुलर कैश आता है अपने बिजनेस से, जो वो बिजनेस कर रही है। क्योंकि देखिए जब आप पैसा उधार पे ले लेते हो तो आपको उसका रेगुलर इंटरेस्ट तो भरना पड़ता है ना, उसकी किस्तें भरनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर अगर कंपनी जो आज काम कर रही है उसके पास रेगुलर कैश फ्लो नहीं आता कहीं से, यानी कि उस कंपनी के पास रेगुलर पैसा नहीं आता, तो कंपनी के लिए वो इंटरेस्ट भरना, वो लोन की किस्त भरना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर कंपनी को ये मालूम है कि हमारे पास रेगुलर कैश फ्लो नहीं आता है, उस केस में कंपनी को
बोरोड फंड से पैसा नहीं रेज करना चाहिए, उस केस में कंपनी को शेयर होल्डर फंड से या ओनर फंड से पैसा रेज करना चाहिए। अगले पॉइंट पर चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन, देखिए जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है वो कंपनी के ओनर्स हैं। अब वो कंपनी के ओनर्स हैं, इसका मतलब है वो कंपनी को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। तो अगर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं बिजनेस के अंदर, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं जिनके पास, अगर वो चाहते हैं कंपनी का कंट्रोल एज इट इज उनके ही हाथ में बना रहे, तो वो और शेयर से पैसा नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने और शेयर मार्केट में इशू कर दिए तो और शेयर होल्डर बन जाएंगे, तो उनकी भी हिस्सेदारी हो जाएगी कंपनी में। तो पहले वाले जो शेयर होल्डर थे उनका जो कंट्रोल है वो कम हो जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में बना रहे, हम शेयर होल्डर हैं जो आज वो कंपनी को कंट्रोल करते रहे, तो उस केस में हमें शेयर से या ओनर फंड से पैसा नहीं उठाना चाहिए। उस केस में हमें बोरोड फंड से पैसा उठाना चाहिए कंपनी के अंदर, क्योंकि बोरोड फंड का कंपनी की ओनरशिप में कोई रोल नहीं होता। अगला पॉइंट है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है बेटा कि जब आप सिक्योरिटीज इशू करोगे, शेयर एंड डिबेंचर हैं, उनके इशू करने के वक्त जो खर्चे होते हैं, जैसे ब्रोकर मतलब जो एजेंट होता है उसका कमीशन देना है, या प्रोस्पेक्टस वगैरह कंपनी बनाती है उस पर खर्चे होते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत तरह के खर्चे होते हैं जो शेयर डिबेंचर जब हम इशू करते हैं तब होते हैं। तो कंपनी ये देखेगी कि बोरोड फंड के टाइम पर ज्यादा खर्चा होता है ये वाला, या ओनर फंड के टाइम पर ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो वो कंपैरिजन करेगी। जहां पर खर्चा कम होगा उस तरीके को कंपनी चूज कर लेती है। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट। आगे चलते हैं। छठा पॉइंट है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखो बहुत आसान पॉइंट है ये। हम जो पैसा मार्केट से उधार पर उठाएंगे उस पैसे के ऊपर हमें इंस्टॉलमेंट या किस्तें भरनी पड़ती हैं, और वो किस्त हर महीने जानी पड़ती है। वो किस्त का पैसा, वो इंटरेस्ट का पैसा फिक्स होता है, हमें देना ही देना होता है। अब कंपनी के पास अगर पहले से और कुछ फिक्स खर्चे हैं जो कंपनी को देने पड़ रहे हैं, और कंपनी मार्केट से लोन भी उठा ले और उसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा वो भी फिक्स हो जाएगा, यानी कि कंपनी की मुसीबत तो पहले से थी, कंपनी ने अपने सर पे एक मुसीबत और ले ली। कहने का मतलब ये, पहले से ही बड़े सारे फिक्स्ड खर्चे थे कंपनी के, कंपनी ने लोन लेकर इंटरेस्ट का और खर्चा अपने सर पे बांध लिया, अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा लिया। तो पॉइंट ये कहता है अगर कंपनी के पास ऑलरेडी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, यानी कि कंपनी के ऑलरेडी बहुत सारे फिक्स्ड खर्चे चल रहे हैं, तो वो कंपनी इंटरेस्ट भरने में उसको दिक्कत आएगी। इसलिए उस कंपनी को लोन से या बोरोड फंड से पैसा नहीं उठाना चाहिए। उस केस में उसे ओनर्स फंड का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब वो शेयर से पैसा उठा सकती है, वो उस सिचुएशन में ठीक रहेगा ऐसी कंपनी के लिए। उसके बाद आता है सेवंथ पॉइंट। सेवंथ पॉइंट है हमारा स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट बेटा वो मार्केट होती है जहां पर शेयर डिबेंचर वगैरह इशू किए जाते हैं, उस मार्केट की बात हो रही है। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, अगर मार्केट बहुत बढ़िया चल रही है, इसको बोलते हैं बूम पीरियड, अगर मार्केट बहुत बढ़िया चल रही है उस केस में अगर कंपनी शेयर्स वगैरह इशू करेगी तो लोग शेयर्स खरीदेंगे, यानी कि कंपनी के पास पैसा आ जाएगा आसानी से। बट अगर मार्केट डाउन चल रही है, यानी कि अगर डिप्रेशन का टाइम चल रहा है मार्केट में, उस टाइम पर लोग आपके शेयर्स नहीं खरीदते हैं, उस टाइम पर शेयर इशू करना अक्लमंदी नहीं है। उस टाइम पर आपको डेट से या उधार से पैसा लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो कैपिटल मार्केट की कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये डिसाइड करवाने में कि बोरोड फंड का इस्तेमाल किया जाए या अपना ऑनर्स फंड का इस्तेमाल किया जाए। तो सारे की सारे फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर आपके साथ डिस्कस कर लिए। नटशेल में बता देता हूं, फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है कौन से तरीके हैं जिनसे हम पैसा रेज करेंगे, शेयर के थ्रू रेज करें या डिबेंचर या लोन के थ्रू रेज करें। और इस चीज को डिसाइड करने के लिए आपको इन सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। हमने अभी तक दो डिसीजन डिस्कस कर लिए, एक था कैपिटल बजटिंग डिसीजन जिसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं, और अभी अभी खत्म किया फाइनेंसिंग डिसीजन। एक और होता है तीसरा डिसीजन, इसको बोलते हैं
डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहले समझने की जरूरत है डिविडेंड चीज क्या होती है। कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो सरप्लस पैसा, सरप्लस फंड जो कंपनी के पास बचा, उसको बांट देना, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, तो कंपनी को जब डिविडेंड देना होता है, तो कंपनी के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या करें। क्या जो पैसा कंपनी के पास बचा हुआ है उसे शेयर होल्डर्स को दे दें, या उस पैसे को आज हम रख लें ताकि वो फ्यूचर में कंपनी के और काम आ जाए। देखो यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, surplus profit is either distributed to equity shareholders in the form of dividend or kept aside in the form of retained earnings। retained earning मतलब उसको रख लेना, बचा हुआ पैसा। तो ऐसे ही फाइनेंस मैनेजर को ये डिसाइड करना पड़ेगा अब कि भाई कितना पैसा तो प्रॉफिट में से हम बचा के रख लें और कितना पैसा हम डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर्स को बांट दें। इस फैसले को लेते वक्त बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक कंपनी को, एक फाइनेंस मैनेजर को दिमाग में रखने पड़ते हैं। आइए एक एक करके उन फैक्टर्स को समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर है अर्निंग। अब जो कंपनी डिविडेंड देती है वो देती है अपनी अर्निंग में से। तो अगर कंपनी के पास ज्यादा अर्निंग है, अगर कंपनी बहुत सारा पैसा कमा रही है, इसका मतलब है कंपनी हायर रेट से डिविडेंड दे सकती है। अगर पैसा नहीं कमा रही है ज्यादा रेट से, तो कंपनी को कम डिविडेंड देने में ही अक्लमंदी है, क्योंकि डिविडेंड जाएगा तो अपने पास से ही, प्रॉफिट में से। तो अगर कम है तो कम दो, और अगर ज्यादा है तो ज्यादा दो। सेकंड आता है पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का मतलब है क्या कंपनी साल दर साल, यानी कि हर साल उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। क्या वो हर साल पैसा सेम कमा रही है, क्या उसका पैसा बढ़ता जा रहा है हर साल। तो अगर कंपनी का पैसा एक जैसा आ रहा है, हर साल वो कमा रही है, तो कंपनी डिविडेंड ठीक ठाक दे सकती है, हाई डिविडेंड पे कर सकती है। और अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो और भी अच्छी बात है। बट अगर कंपनी की अर्निंग्स, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है वो अनस्टेबल है, यानी कि कभी कम हो जाता है बहुत, कभी वो ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में कंपनी को कम डिविडेंड पे करना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो है कैश फ्लो पोजीशन। देखिए, अगर मैं डिविडेंड दे रहा हूं शेयर होल्डर को, इसका मतलब है मेरी जेब से पैसा जा रहा है। तो कंपनी को डिविडेंड सिर्फ तभी देना चाहिए जब मेरे पास पैसा बहुत हो। यानी कि अगर मेरे पास पैसे की कमी है और मैं उसमें से डिविडेंड भी दे दूं, तो मेरे पास तो पैसा और कम हो जाएगा, तो मुझे दिक्कत होगी काम चलाने में। तो इसलिए अगर कंपनी के पास सरप्लस कैश है, कंपनी के पास बहुत सारा पैसा बचा हुआ है, उस केस में ही कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए, नहीं तो डिविडेंड ना दे वो कंपनी। उसके बाद आता है अगला पॉइंट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या होता है, देखिए कंपनी बहुत जगह पर पैसे इन्वेस्ट करती रहती है। अब कंपनी को जब पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो कंपनी के सामने दो सवाल आते हैं कि वो पैसा कहां से उठाए। एक, एडिशनल कैपिटल रेज करे, यानी कि मार्केट में शेयर डिबेंचर वगैरह इशू करे, वहां से पैसा आएगा, उसको इन्वेस्ट करे। या दूसरा ऑप्शन होता है जो बचाया हुआ प्रॉफिट है पुराना, उसको इन्वेस्ट कर दे। अच्छा, जो बचाया हुआ प्रॉफिट होता है उसमें देखो ना तो कोई फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगी, ना कोई लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, क्योंकि वो पैसा तो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं चाहूं तो उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकता हूं। यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स जो होती हैं, जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है मेरे पास, वो होता है चीपर सोर्स, यानी कि उसमें मेरा कोई खर्चा नहीं लगता है। तो अगर कंपनी के, देखिए आज मैंने सपोज 1 करोड़ रुपए कमाए मेरी कंपनी ने, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, उस 1 करोड़ रुपए का या तो मैं डिविडेंड बांट दूं, या मैं उस पैसे को रख लूं कि मुझे पता है भाई 1 महीने बाद ना एक नया प्रोजेक्ट है जिस पर मुझे काम करना है मेरी कंपनी को, और वहां पर हमें पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, तो उस 1 करोड़ में से मैं डिविडेंड नहीं बांटूंगा। बट अगर मेरे पास किसी तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, तो बेटर है मैं वो पैसे को डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को दे दूं। देखिए यहाँ पर बोल्ड में लिखा हुआ है ना, if companies have no investment or growth plan, then it would be better to distribute more in the form of dividend। तो जब इन्वेस्टमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं पे पैसा लगाना नहीं है, तो जो पैसा कमाया है उसको डिविडेंड के तौर पे फॉर्म में बांट दो। तो
कहता है जनरली मैच्योर कंपनीज डिक्लेयर मोर डिविडेंड वेयर एज ग्रोइंग कंपनीज कीप असाइड मोर रिटेन्ड अर्निंग्स। यानी कि जो कंपनी मार्केट में स्टैब्लिश हो चुकी है, अब उन्हें शायद और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो कंपनीज अपना कमाया हुआ प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे बांट सकती हैं। बट जो कंपनी अभी स्टार्ट हुई है, वो कंपनी अभी ग्रोइंग स्टेज में है, वो बढ़ रही है धीरे धीरे, रोज उसे नई नई तरह की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, वो कंपनी रिटेन्ड अर्निंग्स रखेगी, यानी कि वो कंपनी प्रॉफिट अपने पास रखेगी, उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स को नहीं देगी। अगला पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। जब एक कंपनी रेगुलर साल दर साल हर साल स्टेबल डिविडेंड पे करती है, तो उससे क्या होता है, उस कंपनी की रेपुटेशन बिल्ड होती है मार्केट में कि भाई कंपनी जो है हर साल डिविडेंड दे रही है, इसका मतलब है कंपनी बहुत बढ़िया चल रही है। और जब ऐसा कॉन्फिडेंस लोगों के दिमाग में आ जाता है, तो उस कंपनी की बहुत बढ़िया इमेज क्रिएट होती है मार्केट के अंदर। बट कंपनी को डिविडेंड तभी स्टेबल तरीके से देना चाहिए जब कंपनी को भी कॉन्फिडेंस हो कि हमारे प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे। सिर्फ आज के प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी को डिविडेंड नहीं देखना चाहिए। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स, कंपनी पहले से कैसा करती आ रही है, इन सारी चीजों को देखकर ही कंपनी को अपने डिविडेंड की स्टेबिलिटी देखनी पड़ती है। देखिए आखिरी लाइन, डिविडेंड पर शेयर इज नॉट ऑल्टर्ड इफ चेंज इन अर्निंग्स इज स्मॉल और सीम्स टू बी टेम्परेरी। यानी कि इस लाइन का मतलब ये है, अगर कंपनी को लग रहा है कि हमारा जो प्रॉफिट इस बार कम हुआ है, चलो वो बाई चांस किसी वजह से हो गया होगा, तो वो डिविडेंड देती रहे जैसे वो पहले दे रही थी। या उसे लगता है कि यार अभी की प्रॉब्लम है, ये तो हम फ्यूचर में सॉल्व कर लेंगे, तो आप अपना डिविडेंड पहले की तरह देते रहिए जैसे आप दे रहे थे। अगला पॉइंट है प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। कंपनी में हर तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं, बड़ी एज के भी होते हैं, छोटी एज के भी होते हैं, मिडिल क्लास भी होते हैं, रिच क्लास भी होते हैं। तो क्या होता है, जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं, अगर वो कंपनी को बोलेंगे जी हमें तो आप डिविडेंड दे दो, अपने आप इन्वेस्टमेंट बाद में करते रहना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने आज पैसा रख लिया, आपने आज हमें डिविडेंड नहीं दिया, तो पता नहीं फ्यूचर में आप जब उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे वहां से अर्निंग आएगी नहीं आएगी। तो जो रिटायर्ड एज के लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास शेयर होल्डर्स होते हैं, वो चाहते हैं उन्हें डिविडेंड आज मिल जाए। मगर उस शेयर होल्डर्स की लिस्ट में जो लोग यंग होते हैं, जो लोग वेल्दी होते हैं, जो बहुत अमीर होते हैं ऑलरेडी, वो कंपनी को बोल सकते हैं जी आप हमें अभी डिविडेंड मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर लो। तो ये वाली चीज भी कंपनी की मैनेजमेंट को ध्यान में रखनी पड़ती है जब वो डिविडेंड देने का फैसला करती है। अगला पॉइंट है टैक्सेशन पॉलिसी। आज क्या होता है, जो कंपनी डिविडेंड देती है उस कंपनी को उस डिविडेंड के ऊपर टैक्स भरना पड़ता है। तो कंपनी सिंपल सा रूल यहां पर अपनाती है, अगर टैक्स का रेट हाई है तो कंपनी कम डिविडेंड देती है ताकि उसे टैक्स कम भरना पड़े, और अगर टैक्स का रेट जब टैक्स का रेट हाई होता है तो कंपनी कम डिविडेंड देती है, क्योंकि टैक्स हाई है तो कंपनी को डिविडेंड कम भरना पड़ेगा। तो अगर टैक्स का रेट लो है, यानी कि टैक्स अगर कम भरना पड़ेगा, तो कंपनी इस केस में कहती है हम ज्यादा डिविडेंड दे सकते हैं क्योंकि टैक्स का रेट अभी लो है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन। यहां पर कंसिडरेशन नहीं है, ये आएगा कंडीशंस। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है, अगर कैपिटल मार्केट बढ़िया चल रही है, कैपिटल मार्केट में बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में कंपनी को पता है कि अगर हम सिक्योरिटीज की, हमारी जो शेयर डिवेंचर्स वगैरह हैं, हमारे जो शेयर्स हैं, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है कंपनी में, लोग कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, उस केस में कंपनी क्या करेगी, जो आज प्रॉफिट कमाया उसको डिविडेंड के तौर पे बांट देगी, क्योंकि कंपनी को पता है आज हमारी डिमांड बहुत है मार्केट में, आज हमारे शेयर्स को खरीदने के लिए लोग तैयार बैठे मार्केट में, तो वो अगर आज वो शेयर इशू कर दे तो कंपनी आराम से पैसा मार्केट से उठा सकती है, क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन बहुत बढ़िया है मार्केट में।
बट अगर कंपनी को ये पता है कि हम मार्केट से जब पैसा उठाना जाएंगे तो बहुत दिक्कत आएगी हमें पैसा उठाने में, हम शेयर इशू करेंगे तब भी शायद लोग ना लें, हम लोन मांगने जाएंगे तब भी शायद हमें लोन आसानी से ना मिले, तो इस केस में कंपनी क्या करती है, जो आज प्रॉफिट कमाया है उसको अपने पास रख लेती है, उसको डिविडेंड की फॉर्म में नहीं बांटती है। अगला पॉइंट है लीगल रेस्ट्रिक्शंस। कंपनीज एक्ट होता है जो, वो बहुत तरह की ना लीगल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, यानी कि समझ लो सिंपल भाषा में कंपनीज के अंदर एक्ट के अंदर कुछ रूल्स होते हैं डिविडेंड बांटने के रिगार्डिंग। तो एक कंपनी को उन रूल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा जब कंपनी ये डिसाइड कर रही है हमें डिविडेंड देना है, नहीं देना है, या कितना देना है। उस चीज को इग्नोर कर कर कंपनी डिविडेंड बांटने का फैसला नहीं कर सकती है। उसके बाद है कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। अब कंपनी ने सपोज पहले किसी से लोन लिया हुआ है, अब जिस इंसान ने या जिस बैंक ने कंपनी को लोन दिया, उन्होंने क्या करा, कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में कि जब भी आप डिविडेंड बांटोगे आप हमसे पूछोगे, मतलब कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है वो। तो आज अगर ये वाली कंपनी डिविडेंड देने के बारे में सोचती है तो उसे उन टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका पहली वाली कंपनी जिससे उसने लोन लिया था उसके साथ एग्रीमेंट हुआ है इन चीजों के लिए। तो वो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सारी रेस्ट्रिक्शंस एक फाइनेंस मैनेजर को, एक कंपनी को ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब वो ये फैसला कर रही है कि डिविडेंड देना है, नहीं देना है, या कितना देना है। लास्ट पॉइंट है स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। जब एक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को इतना पैसा देंगे, तो इट इज टेकन एज अ वेरी गुड न्यूज इन द मार्केट, क्योंकि जब आप डिविडेंड दे रहे हो इसका मतलब है आपने प्रॉफिट कमाया है, और आपने प्रॉफिट कमाया तो इसका मतलब है आपकी कंपनी बहुत बढ़िया चल रही है। तो जैसे ही किसी कंपनी की न्यूज आती है मार्केट में कि ये कंपनी डिविडेंड दे रही है, उस कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि उस कंपनी की वैल्यू मार्केट में बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कंपनी डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करती है या बहुत कम डिविडेंड देती है, तो उसकी वजह से उस कंपनी के शेयर के प्राइस गिर जाते हैं मार्केट में, उसकी शेयर की वैल्यू कम हो जाती है मार्केट के अंदर। तो जब एक फाइनेंस मैनेजर, जब एक कंपनी डिसाइड करती है कि क्या हमें डिविडेंड देना चाहिए, कितना देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कब देना चाहिए, जितने भी क्वेश्चंस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिगार्डिंग उनके माइंड में होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर ये सारे फैक्टर्स उन्हें दे देते हैं कंपनी की मैनेजमेंट को। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ये फैसला लेना पड़ता है कि डिविडेंड का क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। तो आज इस वाली क्लास में हमारे तीनों डिसीजंस खत्म हो गए। लास्ट क्लास में किया था इन्वेस्टमेंट, आज कर लिया हमने फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन।